तो हम यहाँ पर इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, शुरुआत हमारी 2-3 क्लास की हो चुकी है। अब इतिहास में जो अभी नए बच्चे जो आए हैं उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कहाँ से शुरुआत होता है। देखो, इतिहास अगर हम इसके संधि विच्छेद करते हैं तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, इत, ह, आस। तो ऐसी घटनाएं जो अतीत में बीत चुकी हैं, ऐसी घटनाएं जो अतीत में बीत चुकी हैं और वो क्रमबद्ध होनी चाहिए। भाई बीत तो बहुत सारी घटनाएं चुकी हैं, लेकिन उन घटनाओं को हम इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। ऐसी घटनाएं जो व्यक्ति, समाज, समय के साथ उनको प्रभावित करती हैं, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हूँ, समाज को प्रभावित करती हूँ, ठीक है, और काल को प्रभावित करती हूँ, समय को प्रभावित करती हूँ। जिस समय वो घट रही है उस समय को प्रभावित करती हूँ। अब भारत में जैसे आज़ादी का आंदोलन हुआ, चाहे वो गरम दल के नेताओं द्वारा किया गया हो या नरम दल के नेताओं द्वारा किया गया हो या गांधी जी द्वारा किया गया हो आंदोलन हो, तो उसने उस समय को प्रभावित किया, देश को प्रभावित किया, ठीक है, और उनको हमने क्रमबद्ध रूप से जो है व्यवस्थित किया। इतिहासकारों ने उन घटनाओं को जब क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया तो एक जानकारी प्राप्त हुई, उसे ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास पढ़ा क्यों जाना चाहिए? इतिहास में बहुत सारी चीज़ें जो बीत चुकी हुई हैं उनसे समाज पे परिवर्तन पड़ा है, व्यक्ति में परिवर्तन हुआ है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, उनसे हम सबक लेते हैं कि कहाँ पर किसके प्रयोग से, किस प्रकार के कार्य से, घटना से समाज को नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। जब आप किसी भी सरकारी सेवा में या किसी भी अपने जीवन यापन के लिए कहीं भी जाओगे, चाहे आप घर में रहो, चाहे आप समाज सेवा के लिए जाओ, चाहे आप सिविल सेवा में जाओ, वहाँ पर अगर इतिहास की बारीकियों को आप समझ करके जाओगे तो जो गलतियाँ हमारे पुराने समय में हुई हैं इतिहास में, उन गलतियों से सबक लेते हुए हम दोहराएंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए जो अच्छा प्रशासक होता है वो इतिहास की बारीकियों को समझता है, फिर वो गलतियों को नहीं करता है। इसीलिए इतिहास को पढ़ा जाता है। नहीं तो इतिहास जो बीत चुकी है हम क्यों पढ़ें उनको, इसीलिए पढ़ा जाता है। तो अब इतिहास शुरू कहाँ से होता है? देखो, पहले जो मानव का उद्भव हुआ है लगभग 25 लाख वर्ष पहले। मानव इस धरातल पर कब से आया है? 25 लाख वर्ष पहले। जीव जंतु उसके पहले आ चुके थे, लेकिन मानव आज जिस रूप में हम ऐसे खड़े हैं, इस रूप में पहले नहीं था मानव। पहले मानव जो है अपने चारों पैरों का पैर के रूप में इस्तेमाल करता था, दोनों हाथों का भी और पैरों का भी पैर के रूप में इस्तेमाल करता था। जब वो खड़ा होना सीख गया तो वहाँ से मानव विकास की यात्रा प्रारंभ हो गई और ये घटना बहुत लंबे समय तक चली। ठीक है, इसी कड़ी में मानव के कई वैज्ञानिक नाम आए, जैसे रामापिथेकस। जब झुका हुआ मानव था तो रामापिथेकस था। उसके बाद थोड़ा सा खड़ा होना सीख गया इस तरीके से तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, और उसके बाद में इस तरीके से खड़ा हो गया तो होमो इरेक्टस हो गया। इरेक्टस शब्द जो है कहाँ से बना है? इरेक्टस का मतलब होता है लंबा होना। इरेक्टस का मतलब होता है लंबा होना, खड़ा होना। तो मानव खड़ा होना सीख गया तो वो इरेक्टस कहलाया। और होमो शब्द इसके आगे जुड़ा है। होमो का मतलब होता है मानव। होमो का मतलब होता है मानव। मानव की अगर हम बात करेंगे तो स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। मानव में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं, तो होमो इरेक्टस आ गया। ठीक है, और आज जो मानव हमारे जो पूर्वज थे उनको क्या कहा गया? होमो सेपियंस। क्या कहा गया? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। ठीक है, हमारे पूर्वज जो थे वो होमो सेपियंस ही थे, और अब हम लोग क्या है? होमो सेपियंस हैं। सेपियंस का मतलब पहले समझ लो। होमो तो हो गया मानव, सेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान। सेपियंस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। अब मानव जब खड़ा होना सीख गया, उसने अपने हाथों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो बुद्धिमान होता गया, उसका ब्रेन जो है डेवलप होता गया, इसीलिए उसको सेपियंस कहा गया। सेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान। तो जो है होमो सेपियंस आया, फिर मानव बुद्धिमान से भी अधिक बुद्धिमान हो गया, उसकी बुद्धि और प्रखर होती गई। आज का मानव क्या है? काफ़ी बुद्धिमान हो गया है, तो उसको डबल सेपियंस कहा गया। होमो सेपियंस। होमोस, इसके पीछे एक सब सेपियंस और जोड़ देते हैं, तो
हम जो वर्तमान में आज हैं ये क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस हैं, यानी हम महाबुद्धिमान मानव हैं। तभी तो हमारे अंदर क्या है, चालाकी भरी हुई है, सब चीज़ चतुरता है, नए नए वैज्ञानिक खोजें कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि नहीं। आप लोग संवाद करते रहो, ठीक है। तो सब लोग मतलब अभी आज का मानव क्या है, ये होमो सेपियंस सेपियंस है, महाबुद्धिमान मानव हो गया है, महाबुद्धिमान मानव आज का हो गया है। तो इसे होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। और ये होमो सेपियंस की घटना कब शुरू हुई, ये बड़ी विचित्र बात है। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद का मानव बुद्धिमान हो गया, महाबुद्धिमान हो गया। कारण क्या थे, उसी दौरान तमाम खोजें होने लगी, जहाज, हवाई जहाज, आसमान में इंसान उड़ने लगा, ठीक है। तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिसाइल्स बनाना सीख गया, तो मानव महाबुद्धिमान हो गया। और आज हम उसी कैटेगरी में खड़े हैं, महाबुद्धिमान की कैटेगरी में खड़े हैं। तो ये मानव के विकास की प्रक्रिया थी, ठीक है। रामापिथेकस से शुरू हुआ और मानव कहाँ पहुँच गया, होमो सेपियंस सेपियंस तक पहुँच गया। आज का जो वर्तमान मानव है वो होमो सेपियंस सेपियंस है। अब ये इतिहास में इसका क्या स्थान रहा है, क्या डायरेक्ट ऐसे ही चला गया। देखो, मानव जो है सबसे पहले जब आया इस धरती पर, इतिहास को वैसे जो है 3 कालखंडों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। पहले ये देख लेते हैं हम, जिसके बारे में ज्ञात है, लिखा हुआ प्राप्त है, उसका अध्ययन तो हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं प्राप्त है, उसकी जानकारी कहाँ से होगी। तो उसकी जानकारी जब कुछ खुदाई करके प्राप्त होती है, खुदाई से कुछ वस्तुएं मिलती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उसको पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। पुरातात्विक मतलब पुराने तत्व जो पृथ्वी में दब गए हों, उनको क्या बोलते हैं, पुरातात्विक। उसके आधार पर मानव के बारे में जानकारी होती है, तो वो इतिहास मानव का कहलाता है प्राग ऐतिहासिक। क्या कहलाता है, प्राग ऐतिहासिक मानव, या इस तरीके से लिख सकते हो, प्राग ऐतिहासिक मानव या प्राग ऐतिहासिक काल। ये इतिहास का बहुत लंबा समय तक चलने वाला काल था, प्राग इतिहास। इसके बारे में इतिहासकार कोई ऐसा साक्ष्य नहीं पाते हैं कि लिखा हुआ कुछ मिले उसमें। सिर्फ पुरानी चीज़ें पृथ्वी में दबी हुई थी और उनको खोद करके निकाला गया है। दूसरा है आदि इतिहास। दूसरा क्या है, आदि इतिहास। आदि ऐतिहासिक में क्या होता है कि यहाँ पर मानव कुछ सीख गया था, मतलब लिखना सीख गया था, मानव लिखना सीख गया था। लेकिन आज का जो मानव है, जो अपने आप को होमो सेपियंस सेपियंस कहता है, वो उनके लिखे हुए चीज़ों को पढ़ नहीं पाया है, उनके लिखे हुई चीज़ों को पढ़ नहीं पाया है। वो कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे लिखते थे, चिन्ह बना करके, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे कुछ लिख देते थे। तो इनको आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। तो इनको हम किस इतिहास में रखते हैं, आदि इतिहास में। इस प्रकार के इतिहास को किस में रखते हैं, आदि इतिहास में। अब इनकी जानकारी भी पुरातत्वों को खुदाई से पता चलता है। जब उत्खनन करता जो है, खनन करने वाले खुदाई करते हैं, तो वहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्यों में क्या मिलेंगे, खुदाई करेंगे तो पुराने भवन दबे हुए मिल जाएंगे, पुराने भवन दबे हुए मिल जाएंगे, पुराने कुएँ मिल जाएंगे दबे हुए, खोदेंगे तो पुरानी वस्तुएं मिल जाएंगी जो प्रयोग करते थे। भाई मान लेते हैं अभी हम यहाँ क्लास में पढ़ा रहे हैं, अचानक कोई ऐसी विपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, सब लोग समाहित हो जाएंगे पृथ्वी में कि नहीं। हमारे इस जो है डिवाइस के साथ ही मोबाइल सब नीचे दब जाएगा। फिर और मान लेते हैं आगे का मानव हमारे लिखी हुई चीज़ को ना पढ़ पाए, आगे का मानव जो आएगा, मानव सभ्यता, वो हमारे लिखे हुई चीज़ों को ना पढ़ पाए, तो खोदेगा तो ये लकड़ी की चीज़ें मिलेंगी, मोबाइल मिलेगा, देखेगा अरे ये तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लोहा भी है और जो है प्लास्टिक भी है, फाइबर भी है, सब चीज़ें हैं इसमें। तो अपने हिसाब से कहानी बनाएगा। वो कहेगा उस समय का मानो ऐसा ये सारी चीज़ यूज़ करता था, तो ये था, ऐसा था, और सब इकट्ठा दब गए हैं, तो कहेगा वहाँ पर सब लोगों को मरते थे तो इकट्ठा दफना दिया जाता था। कहानी ऐसे बनाएंगे ना। लेकिन यहाँ उसको क्या पता है कि यहाँ क्लास चल रही थी इसलिए इकट्ठा दफन हो गए, सब क्लास में सब इकट्ठा दफन हुए, भूकंप आया। तो अभी इसके आधार पे कड़ियों को जोड़कर इतिहास लिखा जाता है, जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, वो कुछ इसी प्रकार से साक्ष्य जोड़ करके बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। तो आदि इतिहास में हम जो है हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता हमारी कैसी सभ्यता है जिसमें लिपि तो था, ज्ञान तो था लिखने का, लिख लेते थे, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं क्या लिखा था। और तीसरी जो इतिहास है उसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल।
यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लिपि भी है, उसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, हमारे इतिहासकारों ने उसे पढ़ भी लिया है और पढ़ करके क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को लिख करके तैयार किया है। ठीक है, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इस तरीके से तीन कालखंडों में बांट करके इतिहास का अध्ययन करते हैं। मुख्य इतिहास हमारा यही है, ऐतिहासिक काल, यहीं से इतिहास का अध्ययन शुरू होता है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है क्योंकि मानव विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें प्राग ऐतिहासिक काल के तीन कालखंड थे जो कि मुख्य रूप से पाषाण पर आधारित थे। पाषाण मतलब पत्थर। जब व्यक्ति मानव बनने की अवस्था में आया तो आखेट करता था, शिकार करता था, और शिकार करने के लिए क्या यूज करता था? पत्थर के औजार हथियार। और पत्थर के औजार हथियार बहुतायत में पाए गए हैं खुदाई से। ठीक है, तो इसीलिए इस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया है। क्या कहा गया है? पाषाण काल। ठीक है, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, प्रस्तर भी कहते हैं इसको। अब ये पाषाण काल काफ़ी लंबे समय तक चला, इसीलिए इसको तीन कालखंडों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। जो सबसे पुराना था उसको बोला गया पुरापाषाण काल। क्या कहा गया? पुरापाषाण काल। और जो सबसे नया है उसको क्या कहा गया? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल नवपाषाण के बीच का एक काल आता है जिसको बोलते हैं मध्यपाषाण काल। ये बीच में है इसलिए इसको मध्यपाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल के तीन कालखंड हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल बहुत लंबा था। 25 लाख वर्ष पूर्व जब मानव आया था तब से लेकर के 10,000 BC तक का ये काल चला है। 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000, लिखते भी चलना भाई, 10,000 वर्ष, 10,000 BC तक। अब यहाँ BC को क्या है? AD BC, ये भी समझ लो। BC और AD, हम जब भी आज की तारीख में हम क्या लिखते हैं? आज 29 तारीख है, 29 नवंबर 2021। BC है कि AD है? क्या है? AD लिखते हैं ना, AD। ईस्वी लिखते हैं, ईसा पूर्व तो नहीं लिखते हैं, ईस्वी लिखते हैं। तो 25 लाख से लेकर के 10,000 BC से ईसा पूर्व तक का काल रहा है, काफ़ी लंबा चला है। अब ये BC क्या है इसको समझ लो। ठीक है, यहाँ पे इतिहास में ये बारीकियों को समझना जरूरी है। देखो, इतिहास को हम दो कालखंडों में बांटते हैं। समय को दो कालखंडों में, ऐतिहासिक समय को दो कालखंडों में बांटते हैं। ठीक, क्योंकि पूरी दुनिया पे ईसाइयों का वर्चस्व रहा है, काफ़ी लंबे समय तक ईसाइयों का पूरी दुनिया पर क्या रहा है? वर्चस्व रहा है। और ईसाइयों के भगवान कौन हैं? ईसा मसीह। ईसाइयों के भगवान ईसा मसीह हुए हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय क्या कहलाता है? AD। ईसा मसीह के बाद का समय AD कहलाता है, और ईसा मसीह से पहले का समय BC कहलाता है। क्या कहलाता है? BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह, ईश्वर, ईसाइयों के ईश्वर, ईसाइयों के ईश्वर के जन्म लेने से पहले का समय। ऐसा तो है नहीं कि समय नहीं था, उस समय था, लेकिन इतिहास को सरल बनाने के लिए समय की जानकारी होना जरूरी है। इतिहास समय पर ही तो आधारित है, लेकिन क्या ईसा मसीह नहीं थे? उसके पहले समय नहीं था? समय तो बहुत पहले से था, जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है। 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर महाविस्फोट हुआ, ब्रह्मांड बन गया, और वो आज ही जारी है। तो समय उस समय नहीं था पहले, बिफोर क्राइस्ट का समय कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? बिफोर क्राइस्ट, BC कहेंगे। और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। AD को, इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब ईश्वर के बाद का समय। किसके ईश्वर? ईसा मसीह। किस? ईसाइयों के। ईसाइयों ने भगवान माना था ईसा मसीह को, तो AD एनो डोमिनी, ईसा मसीह के बाद का समय एनो डोमिनी। ठीक है, तो इस तरीके से अब इधर जो समय चलेगा वो धन में चलेगा, प्लस में बढ़ेगा। भाई यहाँ 0 मान लेते हैं, यहाँ से ईस्वी बढ़ती जाएगी, 1 2, आज बढ़ते बढ़ते हम 2021 पे आ गए, बढ़ते बढ़ते 2021 में आ गए। और इधर का समय घटता हुआ जाएगा, इधर का समय घटता हुआ जाएगा। तभी तो ये 10,000 BC के बाद फिर आएगा 9,000 BC, 8,000 BC, 1,000 BC, फिर 0 पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ गए, ये इतिहास का समय है। इसका विभाजन किया जाता है
ईसा मसीह को मेन मान करके। लेकिन अब चूंकि दुनिया में साम्राज्यवाद खत्म हो गया, ईसाइयों का साम्राज्य नहीं रहा, जो यूरोपीय देश थे दुनिया में साम्राज्य कर रहे थे उनका साम्राज्य खत्म हो गया, तो बहुत लोग इसको नहीं मानते हैं, कहते हैं ये समय विभाजन नहीं है। तो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग BCE लिख देते हैं। ई का मतलब CE इधर लिखते हैं और BCE इधर लिख देते हैं। सी का मतलब होता है कॉमन इरा, जो अभी समय चल रहा है इसको बोलते हैं सामान्य समय, कॉमन इरा। और इससे पहले वाला समय क्या कहलाएगा, बिफोर कॉमन इरा, कॉमन इरा से पहले वाला। हम ईसाई को नहीं मानते हैं, क्रिश्चियन को नहीं मानते हैं, हम जो है ईसा मसीह को नहीं मानते हैं, तो हम समय तो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसी के आधार पर तो इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो कॉमन इरा से पहले वाला क्या कहलाएगा, बिफोर क्राइस्ट इरा और कॉमन इरा, ये बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन इरा और कॉमन इरा। ठीक, तो यहाँ पर हम AD और BC का इतिहास में अध्ययन करेंगे हमेशा बार बार। अब कभी ये कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि AD और BC क्या है। एनो डोमिनी फुल फॉर्म है, AD का फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिनी। ठीक, तो ये 25 लाख से 10,000 BC तक चला, 25 लाख वर्ष पहले। इसमें व्यक्ति क्या करता था, पाषाण के, पत्थर के हथियार इस्तेमाल करता था। फिर मध्य पाषाण काल आया, पत्थर के हथियार कुछ अच्छा बनाने लगा, ब्रेन विकसित हो गया व्यक्ति का। नवपाषाण काल में व्यक्ति जो है यहाँ पर जो है आखेट करता था, यहाँ पर खाद्य का संग्रह करता था, यहाँ पर खाद्य का संग्रहण सीख गया। व्यक्ति गुफाओं में रहना चला गया, गुफाओं में जब रहने लगा तो सामान जो इकट्ठा करता था खाने पीने का, अगर खुले आसमान के नीचे रख देगा तो कोई भी जानवर उसको क्या कर लेगा, खा लेगा। लेकिन जब गुफाओं में रहना सीख गया तो खाद्य को सुरक्षित रखना भी वो सीख गया। तो यहाँ पर शुरुआत होती है खाद्य संग्रहण की स्थिति, खाद्य संग्राहक की अवस्था, खाद्य का संग्रहण करना शुरू कर दिया। और नवपाषाण काल आते आते वो जो है कृषि करने लगा था। वो क्या करने लगा था, कृषि करने लगा था। अब जब कृषि करेगा व्यक्ति तो फिर कृषि की सुरक्षा के लिए वो क्या करेगा, आवास बनाएगा, झोपड़ी डालेगा। ऐसे मकान नहीं थे, छप्पर के घास फूस के दीवार मकान डाल लेता था और उसमें वो रहने लगता था। और जब छप्पर के मकान डालकर रहने लगेगा, वो पुरुष चला गया आखेट करने, शिकार करने, तो घर की महिलाएं इकट्ठा होती थी, आपस में बैठती थी, विचार विमर्श करती थी, कुछ सीखती थी। यहाँ से क्या शुरू हुआ, विचारों का जो है आदान प्रदान शुरू हुआ, नवाचार शुरू हुआ। तो महिलाएं घर में बैठ करके चटाई बना करती थी, ज़मीन में बैठती थी, गंदा हो जाता था, सोचती थी कुछ ऐसा बनाएं जिसको बिछा कर हम बैठ जाएं। तो चटाइयाँ बनाना सीख गई, टोकरियाँ बनाना सीख गई। इसी दौरान बहुत सारी चीज़ें, और जो बाल थे जानवरों के उनसे कपड़े बनाया करती थी। आज हम ऊन का प्रयोग वहीं से तो सीखे हैं। ऊन क्या है, बाल ही तो है जानवरों के, उसी से तो प्रोसेस करके ऊन बनाया गया है। उस समय नेचुरल तरीके से बाल से ही कपड़े बनाती थी, अपना पहनती थी, पुरुष पहनता था, स्त्रियां पहनती थी। तो इस तरीके से कृषि के विकास के साथ ही यहाँ पर आग के बारे में भी व्यक्ति जान गया था, आग के बारे में भी व्यक्ति जान गया था। आग की खोज हो गई थी पहले ही पुरापाषाण काल में, लेकिन यहाँ पर प्रयोग करना सीख गया था। नवपाषाण काल में आग का प्रयोग करना व्यक्ति सीख गया था। अब आग का प्रयोग करना सीख गया तो फिर खाना बनाना भी सीख गया, कच्चे खाने अब नहीं खाता था। पहिए का भी आविष्कार हो गया, बहुत बड़ी क्रांति आई नवपाषाण काल में, पहिए का भी आविष्कार हो गया, तो व्यक्ति अब उसको यात्रा करने में सुगमता हुई। ठीक है, तो ये हमारे जो है मानव के विकास की कुछ यात्रा थी। अब इसी में पत्थर के साथ साथ में अब कुछ धातुओं का प्रयोग करना सीख रहा है। अभी तो पत्थर के ही वो हल बनाता था, खेती करने के लिए सब कुछ करता था, लेकिन इत्तेफाक से उसके हाथ में जो है एक धातु लगी जिसको हम आज तांबा कहते हैं। वो नहीं जानता रहा हुआ है कि ये क्या है, तांबा है क्या है, लेकिन उसके हाथ जो है तांबा लग गया। ठीक है, तो तांबा लग गया, तांबा का प्रयोग उसने करने लगा। वो देखा कि पत्थर से तांबा के हथियार थोड़ा सा बढ़िया है, शार्प बनते हैं। भाई पेड़ों को काटना है, जानवर को मार करके उनके खाल को निकालना है, तो पत्थर की खुरचनी से निकालने में दिक्कत होती थी। तो तांबे के उसने जो है हथियार बनाना, औजार बनाना सीख लिया। तो अब इसमें जो मानव प्रवेश किया, और पत्थर के भी कर रहा था, ऐसा नहीं भाई तांबे बहुत मात्रा में नहीं मिले होंगे, थोड़े बहुत मिल गए होंगे, और पत्थर का भी प्रयोग कर रहा था। तो इस प्रकार से एक नई संस्कृति विकसित हुई, ताम्र पाषाणिक। ताम्र और पाषाण, पत्थर दोनों का मिला हुआ स्वरूप हथियार बनते थे दोनों के, तो वो क्या कहलाया, ताम्र पाषाणिक संस्कृत। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृत में तांबे और पत्थर दोनों के औजार हथियार बनाने लगा मानव। अब इसी
के आगे उसके हाथ में टिन लग गया होगा। क्या लग गया होगा? टिन। टिन आज हम प्रयोग करते हैं, टिन का जो है छप्पर ऊपर छाते नहीं, टिन लाते हैं, तो उसके हाथ में टिन धातु लग गई होगी। अब उसने कुछ अन्वेषण किया होगा, तांबा और टिन को पिघला करके मिला दिया होगा एक ही में, तो उसको एक मजबूत धातु मिल गई। कौन सी? कांसा। तो कांसा कैसे बनता है? टिन और तांबा को मिला करके। तो यहाँ पे प्रश्न भी पूछेगा कि मानव सभ्यता में सबसे पहले किस धातु से मानव सभ्यता परिचित हुआ था? कौन से धातु से हुआ था? तांबा से हुआ था। ठीक है। और तांबा के बाद सबसे पहला जो मिश्रित धातु बनाया था कौन सा था? कांसा। तांबे को और टिन को मिला करके जो दूसरी धातु बनी वो क्या थी? मिश्रित धातु थी। ठीक है, मिश्रित धातु कांसा थी। तो कांसे को बनाना सीख गया। अब कांसे के वो औजार भी बनाता था, मजबूत औजार बनते थे, हथियार। ठीक है। अब जब हथियार औजार, उस समय व्यक्ति दो ही काम करता था, या तो शिकार करता था, खेती करता था, दोनों कार्य करते थे। और अब जब खेती करने लगा तो खाद्य संग्रहण धीरे धीरे खत्म होने लगा, लेकिन अभी भी जारी है खाद्य संग्रहण। हम देखे होंगे जो जड़ी बूटियां बेचते नहीं सड़कों के किनारे, वो क्या है? खाद्य संग्रहण के ही तो रूप हैं। जड़ी बूटियां लाते हैं जंगलों से कुछ जनजातियां, और फिर वो बेचती हैं आयुर्वेदिक दवाओं के नाम से, तो वो खाद्य संग्रहण की ही स्थिति है। तो वो आज भी जारी है, ये सारी व्यवस्थाएं आज भी चल रही हैं। आखेट शिकार आज भी चल रहा है। शिकार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने जो है बहुत सारे कदम उठाए हैं। बाघों की संख्या भारत से खत्म होती जा रही थी, उसके लिए सरकार ने बाघ गणना शुरू किया, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, बहुत सारी परियोजनाएं चला रही है सरकार। तो अब देखो कांसा कितना महत्वपूर्ण है कि आज जो है, आज खेल स्पर्धाओं में या कोई ऐसी प्रतियोगिता होती है, वहाँ पर 3 मेडल दिए जाते हैं, 3 प्रकार के मेडल दिए जाते हैं ना। स्वर्ण मेडल स्वर्ण पुरस्कार होता है, और सिल्वर मेडल या जिसको रजत पदक बोलते हैं, और तीसरा कांस्य पदक बोलते हैं। तो कांस्य पदक यही होता है, तांबा और टिन का मिला हुआ कांसा होता है। अभी देखो हम इस अध्ययन को जो है उससे जोड़ेंगे, करंट से। हम इतिहास पढ़ रहे हैं, यहाँ पर करंट से जोड़ेंगे। कांसा अभी कांस्य पदक लेकर के भारत आया है, कौन से ओलंपिक में? जापान वाले टोक्यो ओलंपिक में। जापान में 2021 में ओलंपिक हुआ ना, टोक्यो ओलंपिक के नाम से। वहाँ पर भारत ने 4 कांस्य पदक जीते। कितने कांस्य पदक जीते? 4 कांस्य पदक। तो एक पहला जीता स्वर्ण पदक, दो जीते जो है सिल्वर, 1 2 का 4। याद करने का तरीका क्या है? 1 2 का 4। एक स्वर्ण पदक भारत ने जीता। किसने जीता था? भाला फेंक वाले ने। किसने भाला फेंका था? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका और स्वर्ण पदक जीता, सोने पे छेद कर दिया। और 2 तो हमारे सिल्वर लेकर आए, 2 सिल्वर लेकर आए, और 4 क्या लेके आए? कांस्य पदक लेके आए। 4 क्या? कांस्य पदक लेकर आए। ठीक है। तो इस तरीके से जो है कांसे का महत्व है, आज भी कांस्य पदक दिया जाता है। तो ये कांस्य सभ्यता जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं, वो कांस्य सभ्यता से ही संबंधित है। आज हम अध्ययन करेंगे हड़प्पा संस्कृति की। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हड़प्पा सभ्यता। देखो संस्कृत और सभ्यता में थोड़ा अंतर समझ लो। हड़प्पा को जो है सभ्यता कहा गया है, हड़प्पा को सभ्यता कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। संस्कृत बहुत कम लिखा मिलता है, सभ्यता ही लिखी मिलती है। संस्कृत सभ्यता की पैरेलल भी चलती है और थोड़ा सा बाद की चीज़ है। सभ्यता क्या चीज़ है कि मानव जो है भाई, तुलना दो चीज़ों के बीच ही होती है। तुलना 2 चीज़ों की। सभ्य मानव कैसे होगा? जब जानवर एक तरफ होगा, एक तरफ मानव होगा। जानवर क्या करता है? अपने ही परिवार के लोगों को मारकर खा जाता है। ठीक है। मानव उस कैटेगरी से निकलकर बाहर आ गया, तो वो सभ्य होता चला गया। मानव सभ्य होता चला गया। तो धीरे धीरे करके उसने जो है समुदाय बनाया, सोसाइटी बनाई, परिवार बनाया, तो एक सभ्यता बन गई पूरी। क्या कहलाई? वो सभ्यता कहलाई। और जब मानव आचार विचार, वेशभूषा, पहनावा, ये सब मानव के तौर तरीके आ गए, तो वो क्या हो गया? संस्कृति। वो क्या हो गया? संस्कृति। ठीक है। संस्कृत का प्रसार जल्दी हो जाता है, संस्कृति का प्रसार जल्दी हो जाता है, सभ्यता का प्रसार धीरे धीरे होता है। अब जैसे उदाहरण स्वरूप मुंबई के किसी कलाकार ने या धोनी ने पहले क्या किया था? अपना धोनी कट बाल रखा। धोनी कट बाल रखा। कौन सा बाल रखा था?
या तेरे नाम की पिक्चर आई थी सलमान खान की, उसने हाँ वैसे बाल रखा था बड़े से। फिर बाद में पूरे हिंदुस्तान में लड़कों ने वैसा ही बाल रखना शुरू कर दिया, या धोनी कट रखना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, एक संस्कृत है। इस संस्कृत का जो है प्रचार और प्रसार जल्दी हो गया, लेकिन मानव सभ्य इतनी जल्दी नहीं होता है। उस सभ्यता का विस्तार धीरे धीरे होता है, समय लगता है, और संस्कृत का विस्तार जल्दी हो जाता है। अभी कोई दूसरी भाषा आपको सीखनी हो तो आप 2 महीने 3 महीने में सीख जाओगे, अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, उर्दू बोलना सीख जाओगे। लेकिन आपको अगर सभ्य होना है अच्छी तरीके से तो फिर उसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो। सभ्य होने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा और सभ्य होते जाओ। अब भाई नेचुरल क्या चीज़ है इस पृथ्वी पर? हिंसा। हिंसा प्राकृतिक है। व्यक्ति हिंसा करता है, जानवर हिंसा करता है, ये क्या है? प्राकृतिक है, जो हमको गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर से मिला हुआ है। लेकिन अहिंसा क्या है? वो कृत्रिम है, बनावटी है, क्योंकि हम सभ्य हो रहे हैं। हिंसा एक असभ्य चीज़ है और अहिंसा क्या है? सभ्य है। तो अहिंसा लाने के लिए व्यक्ति को मेडिटेशन करना पड़ेगा, और ये सब व्यक्ति ज्ञान बढ़ता गया, करता गया धीरे धीरे। ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल्स आए, महात्मा लोग आए, जिन्होंने इन सारी चीज़ों का विकास किया। धर्म तभी से विकसित हुआ है। धर्म का विकास इसीलिए हुआ है कि लोग सभ्य होते जाए। हर धर्म एक ही बात सिखाती है, मानवता की सेवा करना। हर धर्म मानवता की सेवा करना ही सिखाती है, इसीलिए सभ्यता का विकास धीरे धीरे होता रहा। और जितनी भी सभ्यताएं हैं, हड़प्पा सभ्यता ही नहीं, जितनी भी सभ्यताएं हैं दुनिया की, वो नदियों के सहारे ही विकसित हुई हैं। ठीक है, नदियों के सहारे ही विकसित हुई हैं। कारण क्या था? नदियों से पानी मिल जाता था, और नदियाँ अपने चारों तरफ बाढ़ लाती थीं, जिसके कारण मैदान का निर्माण हो जाता था, और मैदान में घर बनाना आसान था और खेती करना आसान था, और नदियों के प्रवाह से, नदियों के सहारे जो है परिवहन करना भी आसान था। तो इसलिए दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, कहाँ विकसित हुई? नदियों के किनारे विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। चीन की सभ्यता भांगो नदी के किनारे विकसित हुई, जिसको पीत नदी भी कहते हैं, पीली नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे इसीलिए विकसित हुई। अब हड़प्पा की बात करेंगे। देखो, हड़प्पा सभ्यता के कई नाम हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। अब इसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। सिंधु सभ्यता के बारे में कोई लिखा हुआ चीज़ अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं हम, जैसा कि मैंने बताया, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और चूँकि जब खुदाई हुई सिंधु नदी के किनारे, जब खोदा गया, ये भारत है, देखो ये भारत का नक्शा हम बना रहे हैं। ठीक है, ये है सिंधु नदी, ये क्या है? सिंधु नदी। अब इसके सहारे खुदाई हुई, खुदाई इधर हुई सारे, तो कुछ नगर प्रकाश में आए, कुछ नगर प्रकाश में आए। अब उन नगरों का जब अध्ययन किया गया तो फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल कर आई। वहाँ से खुदाई में जो है आवास मिले, मकान मिले, खंडहर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दब गई थी। लगभग 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इतना मिट्टी हटाया गया। इतिहासकारों ने जब हटाया, पुरातत्वविदों ने खोद करके, तो फिर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्रकाश में आई। जो वो वस्तुएं प्रयोग करते थे वो निकली वहाँ से। तो अब ये जब खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी, तो पुरातत्वविद जो खोज करने वाले थे, खुदाई करने वाले, उनका दायरा और बढ़ा। उन्होंने सोचा कि और आगे का खोदा जाए, तो इस घाटी के सहारे और भी नदी खोदे, तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे पहले जो है जिस नगर का जानकारी हुई वो हड़प्पा थी। सबसे पहले हड़प्पा नगर की खुदाई हुई, इसीलिए उसको क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और ये सभ्यता कांस्य युगीन थी, यानी तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाना सीख गई थी। कांसे के कुछ हथियार, औजार, मूर्तियाँ मिली हैं, उसके आधार पर इसको कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और पुरानी नदी एक सरस्वती नदी आपने सुना होगा, कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियाँ प्रयागराज में मिलती हैं। तो एक सरस्वती नदी पहले हुआ करती थी। सरस्वती नदी के सहारे भी इस सभ्यता का प्रसार हुआ है, इसीलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती नदी सभ्यता भी कहते हैं।
तो इसके कई नाम हैं, ठीक है। अब इसके नाम कई हैं, अब इनको हम इनमें क्या क्या अध्ययन करेंगे ये सारी चीज़ें आज हम बता देते हैं, फिर इसके बाद बारी बारी से कल से उस पर हम अध्ययन करेंगे क्या क्या हम अध्ययन करने वाले हैं। ये चीज़ नोट कर लो, टॉपिक जो है सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता की भूमिका के बारे में। भूमिका में हम पढ़ेंगे कि जो है किस तरीके से सभ्यता प्रकाश में आई, कौन कौन सी वस्तुएं थी जो प्रकाश में सभ्यता को लाई। भूमिका पढ़ लेंगे, इसके बाद में हम इसमें अध्ययन करेंगे कि इनका निर्माण, सभ्यता का निर्माण किन लोगों ने किया। तो हम वहाँ पर जो है कुछ ऐसे प्रजातियों का, मानव प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? मानव प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। कौन से मानव प्रजातियों ने इस सभ्यता का निर्माण किया है, ठीक है। और प्रजातियों का अध्ययन करेंगे, फिर किन लोगों ने पता लगाया तो उनका भी अध्ययन करेंगे। उत्खनन करने वाले, अन्वेषण करने वाले लोगों के बारे में जानेंगे कि कब कब किसने इसका खोद करके पता लगाया। और उत्खनन करने के बाद में फिर इसका हम कुछ ऐसे शहर मिले होंगे, स्थल, प्रमुख स्थलों का अध्ययन करेंगे, यहाँ पर प्लेसेज का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, स्थल और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ में हम अब जब ये स्थल मिल जाएंगे, भाई व्यक्ति जो है एक समाज का निर्माण करता है। इतिहास में हम जब अध्ययन करेंगे तो उसके तरीके हैं सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना, धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन करना, सांस्कृतिक व्यवस्था का अध्ययन करना, यानी व्यक्ति क्या पहनता था, क्या खाता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। संस्कृत के अंतर्गत कृषि करता था, किस चीज़ का कृषि करता था, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसी कृषि करते थे, उनके व्यापार क्या थे, आसपास के नगरों से किस प्रकार से उनका व्यापार होता था, ये सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। तो ये सारा हमारा टॉपिक क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन का। और इसको हम लोग बारी बारी से 2-3 क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा खींचना सही नहीं है, अभी पहली क्लास है, धीरे धीरे 1 घंटे तक क्लास करेंगे तो 2 क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। अभी धीरे धीरे इतिहास से थोड़ा सा रोचकता आएगी, जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे रोचकता इसमें उत्पन्न होगी। और इसे और रोचक बनाने के लिए कुछ वैज्ञानिक तरीकों का हम इजाद करेंगे, इसमें लेकर आएंगे वैज्ञानिक तरीके, उसके माध्यम से इसको और रोचक बनाते चले जाएंगे, लिंक करते हुए चले जाएंगे किस तरीके से इतिहास भूगोल से जुड़ी हुई है और समाज से जुड़ी हुई है, सोसाइटी से, ठीक है। किस प्रकार से राज व्यवस्था को भूगोल प्रभावित करता है, इतिहास प्रभावित करता है। सारे विषयों को एक दूसरे से जो है अंतर संबंधित करते हुए जब पढ़ेंगे तो थोड़ा और आनंद आएगा इन विषयों में। और देखो पढ़ने का यहाँ मकसद क्या है, अभी आप थोड़ा सा और ऊपर का सोचिए, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में जो बच्चे होते हैं मतलब इनका जो दायरा होता है, अभी तक हम खेल कूद में लगे रहते हैं, पढ़ाई पर इतना हमारा फोकस नहीं रहता है। आपने देखा होगा जो IAS टॉपर बच्चे होते हैं उनकी उम्र अंडर 25 होती है, 25 साल के कम उम्र के बच्चे होते हैं मोस्टली जो टॉप करते हैं, बहुत कम इसके ऊपर निकल पाते हैं। और वो क्यों ऐसे टॉप कर जाते हैं, क्योंकि जो हमारी युवा जनरेशन है, जो हम युवक हैं, कम उम्र के बच्चे जो होते हैं, उनका ब्रेन जो होता है, उनके दिमाग की मेमोरी जो होती है वो इतने ज़्यादा, मेमोरी में बहुत स्पेस खाली होता है। जैसे मोबाइल यूज़ करें और उसकी मेमोरी फुल करा लें, फिर मोबाइल खोलें, जैसे नेट खोलेंगे हैंग करने लगेगा मोबाइल ना। और अगर मेमोरी खाली होगी, कम भरा होगा तो हैंग नहीं करेगा मोबाइल। ऐसे ही हमारे युवा अवस्था में, बचपन में हमारे ब्रेन की मेमोरी क्या होती है, खाली होती है, कम भरी हुई होती है। तो उसमें जो भी ज्ञान हम देंगे, अब इतिहास तो आपने कहीं पढ़ा नहीं है, यहाँ से जो पढ़ोगे तो ये ज्ञान आपके दिमाग में आता जाएगा, जो मतलब खाली मेमोरी है उसमें भरता चला जाएगा। और ये जो इस समय का युवा अवस्था का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो लंबे समय तक रहता है, ये कभी भूलता नहीं। हमने भी जब ग्रेजुएशन किया था तो उस समय का पढ़ा हुआ आज भी हम नहीं भूले हैं। और अब हमारा क्या है कि पढ़ते तो भूल भी जाते हैं, लेकिन अनुभव काम आता है। एक उम्र के बाद पढ़ा हुआ चीज़ व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन अनुभव बना रहता है हमेशा। इसलिए उम्र दराज व्यक्ति अनुभवी होता है, और जो कम उम्र के व्यक्ति होते हैं उनके पास जो है मेमोरी शार्प होती है, अधिक मेमोरी होती है। तो इसीलिए इस मेमोरी का आपको फ़ायदा उठाना है और अपने समय का सदुपयोग करते हुए, भाई अभी छुट्टी हो जाती, घर भाग जाते, खाना खाते, सोते। आपको ताज्जुब होगा, मैं 5 घंटे ही सो पाता हूँ, 4-5 घंटे ही, 5 घंटे, किसी दिन 4 ही घंटे हो पाते हैं, किसी दिन सोने में 1:30-2 बज गए, उठना है, कॉलेज भी आना है, तो 4 ही घंटे सो पाते हैं। सुबह उठ करके मेडिटेशन वगैरह करना ये भी ज़रूरी है, रूपांतरण ज़रूरी है।
अगर आपको कुछ पाना है तो अंदर से परिवर्तन करना होगा आपको, और अंदर से परिवर्तन तभी आएगा जब आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, योग करोगे, और उसी से जो है व्यक्ति निखरता है। धीरे धीरे जब आप योग करोगे तो मेडिटेशन करोगे तो आपकी जो मेमोरी पावर है वो खिलती चली जाएगी, शार्प होती चली जाएगी। ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस कुरुक्षेत्र मैदान में वही टिका रह सकता है जो लंबे समय तक धैर्य धारण कर सके। कंपटीशन में जो नौकरी की तैयारियां करते हैं परीक्षा की, एक ही बार में नहीं होता है, लंबा समय लग जाता है। किसी को 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाता है, किसी को आजीवन उम्र ख़त्म हो गई, नौकरी नहीं लगी। मास्टरी की नौकरी ऐसी उम्र सीमा है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर 50-50 साल के, अभी एक शिक्षक हमारे यहाँ आएंगे जो 52 साल 53 साल के हैं, 8 साल 9 साल नौकरी करेंगे, रिटायर होकर चले जाएंगे, तो पूरा जीवन खपा देते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको 2 साल मेहनत करने की आवश्यकता है। 2 साल आप लग करके हमारे साथ मेहनत कर लोगे तो आपको आपकी नैया पार हो जाएगी। जैसा हम बताते चले उसके अनुसार आप अपने आप को ढालते चलो, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपको 1 महीने क्लास अगर रेगुलर आपने कर लिया तो आप अंदर से परिवर्तन महसूस करोगे। यहाँ पे शैक्षणिक ज्ञान तो देंगे ही, जो शिक्षा का ज्ञान है, इसके अलावा बहुत सारी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्ञान भी मिलती चली जाएगी, जिसकी वजह से आप कुरुक्षेत्र के मैदान में डट कर खड़े रहना सीख जाओ। और जो डटा रहता है उसी की विजय होती है। जो मैदान में डटा रहता है हमेशा लंबे समय के लिए, वही जीतता है। क्या पता अभी हम जो है हार मान कर बैठ जाएं और अगली बार परीक्षा देने जाते तो हो जाता कहीं सिलेक्शन। और देखो, नौकरियों के लिए तो पढ़ना ही नहीं है कि हमको नौकरी ही मिलेगी। पढ़ना किस लिए है? अपने आप को परिवर्तित करने के लिए। इस हर व्यक्ति का सफलता का मायने अलग अलग है। सफलता का मायने सिर्फ ये नहीं कि नौकरी ही मिल जाए तो सफल है व्यक्ति। हर व्यक्ति का सफलता का अपना अपना अलग मायने होता है। तो जब आप ज्ञानवान हो जाओगे तो फिर आपकी सफलता का मायने बदल जाएंगे। भाई महात्मा बुद्ध जो है वो IAS क्यों नहीं बने? उसमें खैर IAS था ही नहीं, लेकिन उनके सफलता के मायने क्या थे? वो योगी बनना था उनको, बहुत बड़े योगी बन गए। ज्ञान के आधार पे ही तो बने। ज्ञान उनको कहीं और से नहीं मिला, अंदर से मिला था। ज्ञान उनको अंदर से प्राप्त हुई थी, इनलाइटनमेंट हुआ था, अंदर से आत्मज्ञान हुआ था उनको। ठीक है, तो आत्मज्ञान के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान करोगे धीरे धीरे आत्मज्ञान भी आता जाएगा। तो उस तरीके से फिर यहाँ पे जो पढ़ाएंगे उसको हम सारी चीज़ों से रिलेट करते चलेंगे। इतिहास को जो है किस तरीके से अध्यात्म से जोड़ देंगे पढ़ाते पढ़ाते, वो आप देखेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं।